शाह की ललकार, बंगाल में सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मिशन शुरू हो चुका है, टारगेट फिक्स्ड है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विजय का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। अलग अलग समुदायों से मिल रहे हैं, सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं जनता बदलाव चाहती है, इसलिए अब की बार बंगाल में बीजेपी के 2/3 बहुमत वाली सरकार। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई। इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ी। अमित शाह पिछले 2 दिनों से बंगाल के दौरे पर हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बंगाल के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, तो दक्षिणेश्वर मंदिर में भी मां काली की पूजा करके बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया, यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। अमित शाह के इरादे बता रहे हैं कि अब की बार बंगाल विजय पर आर पार की लड़ाई है, लिहाजा उन्होंने अभी से हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। अमित शाह को ये अच्छी तरह पता है कि जंग जीतने के लिए सियासी विरोधियों पर हमले के साथ साथ जनता से जुड़ना भी जरूरी होता है, लिहाजा वो खुद को बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ रहे हैं। उनकी मुलाकात शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक अजय चक्रवर्ती से हुई। वो उनके घर गए और उनके गायन का लुत्फ भी लिया। बंगाल से जुड़ने की कवायद में कल गृह मंत्री ने एक आदिवासी के घर भोजन किया था और आज उन्होंने मतुआ समुदाय के घर भोजन का आनंद उठाया। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद यही वजह है कि बिहार का चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंचता उससे पहले ही अमित शाह बंगाल कूच कर गए। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है, और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। अमित शाह ने ममता राज पर हमलों की धार तेज कर दी है। वो पहला हमला बंगाल की कानून व्यवस्था पर कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या के मामले सामने हैं। असली लड़ाई इसी पर होना है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, और ये 100 में से 75 से ज्यादा एफआईआर में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इससे ज्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। बंगाल के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में टीएमसी का सफाया कर दिया था। वहां पर कूच बिहार से लेकर मालदा उत्तर तक 7 लोकसभा सीटों पर जीतकर सबको चौंकाया था। लेकिन दक्षिण बंगाल में कई जगहों पर बीजेपी ममता बनर्जी से जीत नहीं पाई थी। अब विधानसभा में ममता बनर्जी का फोकस उत्तर बंगाल पर है, जहां वो कमजोर हुई हैं, तो बीजेपी की तैयारी दक्षिण बंगाल में है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। विवेक गुप्ता जो कि प्रवक्ता है और एआईटीएमसी के, और
पूर्व सांसद भी राज्यसभा से रह चुके हैं, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। मनोजीत मंडल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब की बार बंगाल में सरकार शाह की ललकार से हो जाएगा। सुधांशु जी, क्या रोड मैप है? अंजना जी, अगर आप रोड मैप देखें, वो तो पिछले कई सालों से लगातार नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी संगठन के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले होती उपहास, अरे कोई हैसियत ही नहीं है, ये क्या कर लेंगे। उसके बाद होता है विरोध, और उसके बाद आती है स्वीकार्यता। तो कुछ साल पहले जब हमारी केंद्र में सरकार आई थी, तो पश्चिम बंगाल के राजनीतिज्ञ बड़े बड़े और ममता बनर्जी जी ये मानती थी भाजपा की तो कोई हैसियत ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत कार्यक्रम कर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे। तो पहले उपहास चला, उन्हें लगा कि नहीं, संगठन तो बहुत मजबूती से काम चल रहा है। और उसके बाद पिछले लोकसभा में हमने 18 सीटें जीती। अब हम विरोध की स्थिति में हैं। अब पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आश्वस्त रहिए, ये क्रमशः बढ़ता हुआ रोड मैप यह दर्शा रहा है कि इसके बाद हम स्वीकार्यता की स्थिति में आने वाले हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। और एक और भी मैं कारण कहना चाहता हूं, जिन लोगों को, जिन्होंने बंगाल को क्षेत्रीय भावना में बांधने का प्रयास किया है, बंगाल वह भूमि है जहां से हमारा राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों निकले। राष्ट्रवाद के स्वरों की सबसे प्रखर अभिव्यक्ति देने वाला प्रांत यह कैसे हो सकता है कि जब राष्ट्रवाद का परचम भारत में, और भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा, बंगाल उसमें साथ में न खड़ा हो। और हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को यही हमारी श्रद्धांजलि भी होगी, और यही बंगाल की जनता उनकी उस मनोभाव की पूर्ति करेगी जिसे स्वप्न में रखकर श्यामा प्रसाद जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। गुप्ता जी, अगर अमित शाह जी और सुधांशु जी की माने तो ऐसा लग रहा है कि अगली सरकार इनकी बन रही है, 2/3 बहुमत से बन रही है। सियासत डोलने का खतरा दिख रहा है? जी नमस्कार। ऐसा है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मैं याद ताजा कर दूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और सबसे मजेदार दिल्ली में इससे ही तरह के दावे या इससे भी ज्यादा दावे किए गए। नतीजा क्या है आपको मालूम है। हरियाणा में किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी। और सबसे मजेदार है दिल्ली। दिल्ली में तो पिछली बार 3 थे, इस बार 7 हुए 70 में से। तो दावे करने में कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं ना गुप्ता जी, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं ये खाली आपसे, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बंगाल में कौन आया है? बंगाल में इस देश का गृह मंत्री आया है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आए हैं? बताइए सुधांशु जी, कौन आया है? देखिए, ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष है पार्टी की, जहां सरकार और संगठन में कोई अंतर ही नहीं होता है, दोनों एक ही व्यक्ति की जेब में रहते हैं। वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि साहब वहां कौन आया? करारा जवाब मिल गया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पहुंचाया, और वर्तमान में भारत। देखिए, एक फर्क आप नहीं कर पा रहे। देखिए, दिल्ली और बंगाल में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ, सीएए एनआरसी के प्लैंक पर ये पूरा चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है। ये वही आरोप है जो बीजेपी का कोर एजेंडा है तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और उसी को वो दम दे रहे हैं। इसलिए बंगाल और दिल्ली की तुलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आप उसको समान कह सकते हैं। दोनों बातों का जवाब गुप्ता जी। एक बात मैं जोड़ दूं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि आज यहाँ पे कोरोना काल पे जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, सारे गृह मंत्रालय के निर्देशों के एहतियात लड़ी जा रही है। मतलब तो अगर इस देश के गृह मंत्री आए हैं, अगर इस देश के गृह मंत्री आए हैं तो कोरोना का यहाँ जांच पड़ताल करें, उसकी तैयारियों का। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है गुप्ता जी? आ रही है, बोलिए। मैं ये चाहता हूं कि गृह मंत्री आके यहाँ पे देख जी, मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री यहाँ आए, भारत के कोरोना में केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को क्या मदद मिल सकती है, कैसे हम लोग इस महामारी का मिलकर इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें, चर्चा करें, बयान करें, निरीक्षण करें।
आप चाह रहे हैं गृह मंत्री पॉलिटिक्स छोड़ दें? नहीं, मैं चाहता हूं कि ये भी करे, कम से कम ये भी 11 करोड़ की जनता का हालचाल भी पूछें, खाली राजनीति ना करें। सुधांशु जी एक जवाब, उसके बाद मैं अखिलेश जी आ रही हूं आपके पास। राजनीति है तो राजनीति करेंगे। सुधांशु जी, लेकिन आप ये जो राज्य और राज्य की अस्मिता से जोड़ रहे हैं कि क्षेत्रीय वहां पर अस्मिता खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने। मैं अभी तो बिहार में यही कहते फिर रहे थे, बिहार रेजिमेंट का जिक्र कर रहे थे, गलवान घाटी का जिक्र कर रहे थे, बिहारी हैं, बिहार की अस्मिता, बिहार का गर्व, इसी की याद दिला रहे थे। नहीं, मैंने ये कहना चाहा, यदि कोई बंगाल का व्यक्ति ये कहे कि राष्ट्रीय भावनाएं यहां पर रखी जा रही हैं, राष्ट्रवाद का विषय रखा जा रहा है, तो यह समस्याजनक है या ये उनको अच्छा नहीं लगे, तो मेरा मानना है वह बंगाल की अस्मिता के साथ, बंगाल की स्पिरिट के साथ वह न्याय नहीं होगा। यह मेरा कहने का तात्पर्य था। और मैं यह भी एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल ने सिर्फ राष्ट्रवाद ही नहीं, इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट में भी वो कार्य किए हैं। बंगाली भद्र लोग कहा जाता था। और बताइए आज स्थिति ये हो गई कि हमारे इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए और कोई एफआईआर न दर्ज हो, तो वो भद्र लोग को आज भाजपा कार्यकर्ताओं के मर्त्य लोक में बदलने का जो यह प्रयास किया। और एक मैं बात और कह देना चाहता हूं, अंजना जी, आज से 10 साल पहले मुझे अमेरिका में एक सांसद ने बोला था, नाम लेना उचित नहीं, वो भाजपा के नहीं थे पर वो बंगाल के थे। उनकी पीड़ा जानते क्या थी? उन्होंने कहा कि 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन कराया था, यानी अविभाजित बंगाल, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो लगभग डेमोग्राफिक ये थी कि 1/3 मुस्लिम और 2/3 हिंदू, लगभग। उन्होंने कहा ये 1200 साल के मुस्लिम डोमिनेंस के बाद और 100 साल पूरे होते होते अगर आप अनडिवाइडेड बंगाल लें तो डेमोग्राफी पलट गई। मतलब आज 1/3 हिंदू और 2/3 मुस्लिम हो गया सिर्फ 100 साल में। तो सोचिए कि सियासत ने बंगाल की अस्मिता, स्वरूप और कल्चर के साथ क्या अन्याय किया है, यह सहज ही अनुमान लगाया जाता। अखिलेश जी, गुणा भाग शुरू हो गया है, कितने हिंदू कितने मुसलमान, 2/3 के साथ इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में। अखिलेश जी देखिए, बीजेपी की लड़ाई बंगाल में जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, उससे है बीजेपी की लड़ाई। क्योंकि 3-3 सीटें बीजेपी को इन सब लोगों की मिली। ये ख्वाब कुछ भी देख लें, लड़ाई इनकी इन्हीं 3 पार्टियों से है बीजेपी। अब देखिए, जो आपने प्रश्न किया, बीजेपी के पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, वहां पे किसान बिल का जिक्र नहीं किया मोदी जी ने। बीजेपी को लोग पहचान चुके हैं। अमित शाह जी सही कह रहे हैं, ये बीजेपी की 6 साल की सरकार को क्या इस देश ने नहीं पहचाना है कि जिसने देश की इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया, जिसने रोजी रोजगार खत्म कर दिया, जिसने हमारी सीमाओं पे तनाव बरकरार रखा और हमारी जनभूमि, हमारे भूमि पे कब्जा कर रखा है, रोजगार, रोजी रोजगार, खेती बाड़ी सबको तबाह कर रखा है। क्या बीजेपी को नहीं पहचाना है लोग? बीजेपी जो हिंदू मुसलमान के अलावा किसी और मुद्दे पे बात करके चुनाव लड़के दिखा दे तो मैं जानूं कि ये राजनीतिक दल हैं, क्योंकि सत्ता इनकी है दिल्ली में। इन्हें अपने सरकार की उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए, नहीं कर सकते। बिना बंटवारे के, बिना सांप्रदायिकता के, कट्टरता के इनकी बात ही नहीं हो सकती, ये वोट ही नहीं मांग सकते। इनका यही एक आधार है। लेकिन बंगाल के लोग, इन्होंने कहा ना भद्र हैं, सही, बहुत भद्र हैं बंगाल के लोग। अब भ्रष्टों को पहचानते हैं, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्ट हो, चाहे वो आर्थिक भ्रष्ट हो, चाहे वो सामाजिक भ्रष्ट हो, सब भ्रष्टों को बंगाल की जनता भद्र लोग पहचानते हैं। और 3 लोग आपको पहचान लेंगे, 3 लोग, ठीक है, 3 सीटें थी, 3 पा जाए वही बहुत होगा इनके लिए। पुरानी 3 सीटें रिटेन कर लें। संगीत रागी हंस रहे हैं, संगीत जी आ रही हूँ। हाँ, नहीं, ये संगीत रागी जी आरएसए छोड़ दिए क्या? राजनीतिक विश्लेषक लिखा है इनके नाम के नीचे। हमने तो मनोजीत मंडल जी का भी राजनीतिक विश्लेषक है क्या? मनोजीत दा, इसके बाद फौरन आऊंगी। जल्दी से सुधांशु जी एक जवाब। भद्र लोग के लोग आपको पहचान लेंगे, मुंह पे कुछ, दिल में कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल, भद्र लोग की विवेक और सूक्ष्म दृष्टि बहुत समझदारी की होती है अंजना जी। हमारे पंचतंत्र में रगे सियाल की कहानी है, बंगाली भद्र लोग उसे पहचानता है। देखिए, अभी बोले हमारे मित्र कांग्रेस के अखिलेश जी, और इनका विधायक खुलेआम कह रहा है कि सर काट देंगे, वो सही है। और प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिमों पे पहला हक होना चाहिए संसाधनों का, कहते हैं हिंदू मुसलमान हम करते। गजब है भैया, मुसलमान को आरक्षण की बात आप करते, अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान को आरक्षण देंगे कर्नाटक में, मुस्लिम को आरक्षण देंगे
आंध्र में, मुस्लिम को आरक्षण देंगे उत्तर प्रदेश में। ये सब चुनावी वादे हैं और कोर्ट से मात खाने के बाद, और मुस्लिमों का पहला हक है संसाधनों पे। आपका विधायक कहेगा सर काट लेना जायज है, उसके बाद कहेंगे हिंदू मुसलमान हम करते हैं। ये बंगाली भद्र लोग का विवेक पूर्ण बुद्धि सब कुछ समझती है, नीरछीर विवेक करके सारी की सारी तस्वीर साफ कर देगी अगले बंगाल के चुनाव। अंजना जी यही रटा रटाया कैसेट 2016 के चुनाव में भी बीजेपी बजा रही थी, 3 सीटें। अरे भैया अभी बोला है आपके विधायक। सुनिए, अरे रुक जाइए, बीच में नहीं बोलता हूं आपके। यही सांप्रदायिकता का रटा रटाया कैसेट गाए थे, 3 सीटें पाए थे, 3 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात दरअसल में ये है कि मोदी जी जो कुछ देश में आप कर रहे हैं उस पे या बीजेपी के लोगों में साहस है वोट मांगने का? मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोगों को कि अपने सरकार की 6 साल की उपलब्धियों पे बात करें, करके दिखा दें। आपको रग रग से पहचानती है देश की जनता। आपने इस देश को हर क्षेत्र में, हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी से आपने 7वीं 8वीं बना दी। हमारा जीडीपी आप माइनस में लेके चले गए। सरहदें सुरक्षित नहीं है। जितने कमाऊ कंपनियां थी आप बेच रहे हैं। 60 लाख करोड़ का कर्जा आप, 60,000 करोड़ का कर्जा आप जो है हिंदुस्तान पे 6 साल में ले चुके हैं, जितना हिंदुस्तान पिछले 67 सालों में नहीं लिया था। सारी सब कुछ आप बेच रहे हैं और आप कहते हैं बंगाल में हमको राज दो। क्यों? बंगाल की कंपनियां बेचने के लिए, बंगाल को बेचने के लिए, बंगाल को सांप्रदायिक तनाव में लाने के लिए। आपको हर कोई पहचान चुका है। अब बंगाल की खाड़ी में जाना बाकी है आपको, और बंगाल की जनता और कांग्रेस पार्टी आपको वहां पहुंचा देगी। अभी तो आप सैनिकों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। अभी तो मुद्दा सब उठेगा, उनमें कितनी कटौतियां कर रहे हैं। अपने घूमने के लिए मोदी जी 8,500 करोड़ का जहाज मंगाते हैं। साल में 700-800 करोड़ रुपए करते हैं, और सेना के सैनिकों की सुविधाओं पे कटौतियां कर रहे हैं। और बंगाल की बात अखिलेश जी, अरे आप गिनाइए, आप कहिए कि आप 1 सेकंड आप कहिए कि हमें कृषि का जो हम बिल लाए हैं हमें उस पे वोट चाहिए, मांगिए, कहिए। आपको चुनौती दे रहे हैं कृषि बिल पर वोट मांगिए आप बंगाल में। आप कहिए कि 6 साल की हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो हम बेच रहे हैं कारपोरेशंस प्रॉफिट के, उस पे आप हमें वोट दीजिए। ठीक है, छोटा सा जवाब। उड़ीसा में बहुत सी कंपनियां हैं जो बिक रहे हैं, जवाब सुना सर, हो रहे हैं। जवाब तो सुनिए। आपने ये देखिए, मैं आपके सारे दर्शकों से कहूंगा, अखिलेश जी से नहीं कहूंगा। इन्होंने कहा 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 7वें पे आ गए। सारे दर्शक जाके इंटरनेट पे चेक कर ले 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था कहां पे थी, 5वें नंबर पे थी क्या? सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब आपने कहा इस पे मुद्दे पे मांगिए। हमने कहा था 6,000 देंगे किसानों को, जो यथार्थ परक था, जो व्यवहारिक था। आपने कहा था 72,000 देंगे। जनता ने किसको माना? हमारा माना कि आपका माना? इसीलिए ये जो ढपोर शंखी आवाज है और जो यथार्थ परक आवाज है, देश की प्रबुद्ध जनता उसे समझती है। मुद्दों पर उसने मनोजीत दा को दिया। मनोजीत दा क्यों मांगेंगे कृषि बिल पर? उनको पता है कई जगहों पर किसानों ने विरोध किया है, उनको वोट चाहिए, जीत चाहिए, ममता बनर्जी को हराना है। उनको पता है उनका कोर बैंक जो है, वोट बैंक, वो क्या चाहता है, वही बोल रहे हैं अमित शाह वहां जाकर। बिल्कुल अंजना जी, खेल और ख्याल में अगर कोई ख्वाबों की सेज सजाए तो हम क्या कर सकते हैं? हर कोई के ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन सुधांशु जी को देख के पता लगता है दिल पे इतने बादल छाए हैं लेकिन आंखों में बरसात नहीं है। यही प्रॉब्लम है। यहाँ ग्राउंड में तो आप लोगों के पास कुछ नहीं है। मैं वो विवेक जी के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। पिछले साल इस नवंबर में 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था, और तीनों बाई इलेक्शन में टीएमसी ने थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वो तीनों आसन छीन लिए थे बीजेपी के साथ, बीजेपी के पास। तो आपका मतलब ये हो गया 2019 इलेक्शन अगर ये कोई बेंचमार्क होगा बंगाल के इलेक्शन के ऊपर, तब तो बीजेपी हर राज्य में राज करेगी, सिर्फ 16-17 में क्यों? हम इसको बेंचमार्क नहीं मानते हैं। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो इतिहास है, सुधांशु जी इतिहास के बारे में हमको बता रहे थे। 1905 में एक पार्टीशन हुआ था, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। सुधांशु जी आपको ये भी पता है वो पार्टीशन 6 साल में खत्म हो गए, 1911 को खत्म हो गए थे। आप अभी बंगाल में आके एक दूसरे तरफ के पार्टीशन आप खड़ा करना चाहते हो, एनआरसी के नाम पे, सीएए के नाम पे, वो आप कामयाब नहीं होंगे। इतिहास पढ़ लीजिए, आप तो काल क्या कर दिया
बिरसा मुंडा के आपके तस्वीरों का आपको माला देना था, अमित शाह जी ने क्या कर दिया, किसी दूसरे के मूर्तियों पे माला दे गया। वो मेरा ही होम डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा, वहां से मैं आता हूँ, वहां के लोग बहुत गुस्से हैं। आप ये क्या कर दिया सुधांशु जी? इतिहास ठीक से पढ़िए, अगर ना आपको मालूम है हमसे पूछिए, हम बता देंगे कि वहां सबसे ज्यादा पॉपुलर हीरोज कौन है। बिरसा मुंडा है और सिद्धू कानू है, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे 1855 में। आपको ये पता होना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। ये इतना इंसल्ट हम लोगों क्यों करते हैं? जब भी कोई भी जब माला जब देते हो, विद्यासागर की मूर्ति को आप आके तोड़ते हो, उसके बाद बोलते हो कि हम सोने के मूर्ति लगवा देंगे। जनता के साथ रहिए। माइग्रेंट लेबर के साथ क्या किए हो? एक भी माइग्रेंट लेबरों को आप ठीक से खाना पीना नहीं दिया, सब ममता दी ने किए है, सबको पता है। जनता के पास जो आपके लीडर भी यही बोल रहे हैं कि आप सिर्फ ममता दी को क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा, जनता के पास जाना होगा। आप ये कम करो, पॉलिटिकल हमसे फाइट करो, कोई बात नहीं, हमसे फाइट करो, टीएमसी से फाइट करो, बंगाल की जनता से फाइट करो, कोई बात नहीं, लेकिन डोंट डिवाइड अस। आप दक्षिणेश्वर टेम्पल में जाके गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये कैसा बात होगी? वो रामकृष्ण परमहंस कभी इस तरह का बात नहीं करते। हर तरह के लोग उनके पास जाते थे। वो वही दक्षिणेश्वर टेम्पल का वही तो एक है ना, सबको हम सबको पता है। वहां जाके आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हो, इसकी क्यों? वहां जाके आप देश की जनता को एड्रेस करते हो, बंगाल की जनता को एड्रेस करते हो। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी फौरन। बिहार, वो बंगाल के इतिहास पर आपको ललकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप वहां पर जाके भावनाओं को उल्टा ठेस न पहुंचा दे। जानकारी के अभाव, जानकारी के अभाव में इनको बता देता हूं। देखिए, इन्होंने जो बात कही, तुष्टीकरण वाला प्लान कैसे लोगों को भरोसा दिलाइएगा, क्योंकि उस पर भी वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, तुष्टीकरण मनोजीत मंडल जी ने एक प्रकार से टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में बोला, मैं इनका उसी रूप में जवाब देता हूं। ये वो पार्टी बोल रही है। नहीं, मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने आपको इसलिए, आपने जिस लय, जिस शैली, जिस शब्दावली में बोला वो ये था, इसलिए मैं उसी शैली में आपको जवाब दे रहा हूं। ये वो पार्टी है टीएमसी जिसके मंत्री ने सारे पत्रकारों को एलानिया ले जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा, क्या कहा? यह है मिनी पाकिस्तान, फरहाद हाकिम, और उसके बाद जलवाए जलाल के साथ मंत्री है और कह रहे हैं विभाजन हम कर रहे हैं। अरे पूछना चाहिए था आपको अपने मंत्री से कि किस आधार पर उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहा कि मिनी पाकिस्तान, और उसने कहा कि देखो यहां की जनसंख्या देखो, ये मिनी पाकिस्तान है। और दूसरा, अब आपने कहा जानकारी की बात, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान बहुत जल्दी नहीं ला रहे हैं, अभी तो काफी टाइम है, अभी बिहार तो निपटे पहले। उनके लेके आइए अंजना जी, अभी बिहार तो निपटे सर पहले, पाकिस्तान अभी से ले आए। मैंने अपना वक्तव्य बोला कि इनके पार्टी के मंत्री का वक्तव्य बोला, ये आज तक उसको लिए माफी नहीं मांगी है। संगीत रागी जी, आ रही हूँ संगीत जी। हाँ अंजना जी, बहुत जल्दी तो नहीं ले आ रहे हैं पाकिस्तान को, अभी बिहार तो निपटे पहले। अरे ये 4 साल पहले आ चुका अंजना जी, 3-4 साल पहले। हम जल्दी नहीं ला रहे, ये बहुत पहले ला चुके हैं। संगीत जी, अंजना जी, आपको मैं बताऊं कि टीवी राजेश्वर की एक रिपोर्ट आई थी 1998 में आई थी बंगाल को लेकर के, और बांग्लादेश से एक जो आकर के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने जिक्र किया था कि 123 ऐसी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां की उन्होंने डेमोग्राफी बदल दी है। मुझे बार बार ये जिक्र करना पड़ रहा है कि भारतीय नवजागरण का जिस धरती से शंखनाद फूटा हो, जो बंकिम, विवेकानंद और अरविंद की धरती रही हो, तो वहां ये बात कहना क्या गुनाह है? विवेकानंद जी ने तो कहा था कि एवरी इंडिविजुअल गोइंग आउट ऑफ हिंदू पेल इज एडिशन टू वन मोर एनिमी टू द हिंदू सोसाइटी। ये विवेकानंद जी ने कहा था। महर्षि अरविंद ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म और भारतीयता, भारतीय राष्ट्रवाद दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि भारत उठेगा, इसका मतलब सनातन धर्म उठेगा। तो क्या भारतीय आध्यात्मिक बातें कहना, हिंदुत्व की बातें करना कोई गुनाह की बात है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी और वामपंथियों ने वोटों के लिए पश्चिम बंगाल का इस्लामाइजेशन होने दिया, क्या पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक गौरव और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रह पाएगी? मैं जवाब देना चाहता हूं। इस्लामीकरण हो गया है, क्या सुरक्षित रह पाएगी? इस्लामीकरण हो गया है। की घटना है, मालदाबाद की घटना है। रागी जी क्या बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूं, इस्लामीकरण हो गया पश्चिम बंगाल का।
मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, मैंने इसीलिए टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट को मैंने 98 की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, 2020 में ममता बनर्जी का है, उनका शासन देख लीजिए। अरे मैं तो इसीलिए कह रहा हूं वो और उससे बदतर हालत हो गई है। मैं इसीलिए तो और जिक्र कर रहा हूं कि ये 1998 में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के जितने सीमावर्ती जिले हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से मिल रहे हैं, वे सारे हिंदू वहां से अपनी प्रॉपर्टी बेच करके भाग रहे हैं। और कांग्रेस और वामपंथी के जो मुस्लिम नेता हैं, उन बांग्लादेशियों को जो आवेदन पत्र दिलवा करके वोटर लिस्ट में उनका नाम दिलवाने के लिए ये सारी सुविधा उनको मुहैया। आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन ये एक रियल इशू है ग्राउंड पे। हम लोग भी पश्चिम बंगाल में कई चुनाव कवर कर चुके हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और अवैध घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश से जो आते हैं और फिर वोटर कार्ड बनवा लेते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको नेशनल टीवी पर बैठकर आप इनकार नहीं कर सकते ऐसे। शाह की ललकार, बंगाल में सरकार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। वैसे स्वपन दास जी ने थोड़ा कह ही दिया, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक दो बार इसको रिशेड्यूल करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आगे पर ऐसी तकलीफ न पड़े इसका ध्यान भी रखेंगे। मित्रों, आज मेरा आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आगे पर ऐसी तकलीफ न पड़े इसका ध्यान भी रखेंगे। मित्रों, आज मेरा आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक दो मीटिंग कर बंगाल का 2 दिन का दौरा मेरा समाप्त हो जाएगा। ये 2 दिन में 4 विभागों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग समाज के कार्यकर्ताओं को मिलना हुआ। लगभग 180 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी एक हॉल के अंदर 2 तरफा संवाद भी हुआ है और इससे बंगाल की जो परिस्थिति मेरे ध्यान में आई है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे भी पार्टी से समय समय पर बंगाल की परिस्थिति के बारे में जानकारी आती ही है। 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल में मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के अंदर परिवर्तन किया था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं भी थी, आशाएं भी थी और वो चाहते थे कि उनकी संवेदनाओं को उचित प्रतिसाद मिले, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है और जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। मैं जहां जहां गया सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे, ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो
ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था, और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है, ऐसी आशा दिखाई पड़ती थी। इसका कारण है बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, चाहे वो बीमारू राज्य हो, पहले बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा शासन आया, वहां पर हमने स्थिति को बदला है। गुजरात के अंदर भी स्थिति को अंदर परिवर्तन लाए हैं। देश के अंदर सुशासन का एक नया मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सेट किया है। और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनने के बाद 5 ही साल में लगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे धन जन का अकाउंट देना हो, उसको अर्थतंत्र के साथ जोड़ना हो, चाहे घर देना हो, घर के अंदर गैस का सिलेंडर देना हो, बिजली देनी है, शौचालय देना है, और अब शुद्ध पीने का पानी देना है। किसानों को हर साल 6,000 रुपया देना और गरीबों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, एक नया आशा का संचार 60 करोड़ गरीबों के लिए किया है। और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए, और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगली टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सूत्रपात, एक नया अध्याय ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है, और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और शायद ही कोई राज्य में ये तीनों चीजें हुई होगी। एक भी होती थी तो राज्य के पतन के लिए वो जिम्मेदार होती थी। यहां तीनों की तीनों चीजें बहुत स्किलफुली और बहुत सफल तरीके से ममता जी ने आरोपित करी है, प्रत्यारोपित करी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण करा है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण करा है, और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भ्रष्टाचार के उदाहरण मैं देना नहीं चाहता, कई बार मैं बंगाल की जनता और आप लोगों के सामने बोल चुका हूं, पूरी सूची है मेरे पास, आप पूछोगे सवाल में तो बता भी दूंगा। मगर साइक्लोन और कोरोना की महामारी में भी, सहायता में भी भ्रष्टाचार करने से तृणमूल की कैडर नहीं चुकी है, पीछे नहीं पड़ी है। ये इसका सबसे निकृष्ट और लेटेस्ट उदाहरण है। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा असुरक्षा का भाव खड़ा हुआ है। ढेर सारे मामले हैं तुष्टीकरण के, और तुष्टीकरण यहां तक पहुंचा कि एक प्रकार से बंगाल में 3 कानून है, एक अपने भतीजे के लिए, दूसरा अपनी वोट बैंक के लिए, और तीसरा आम बंगाली के लिए। शायद ही देश में कोई एक राज्य होगा जहां 3 कानून चलते होंगे। कानून की पुस्तक में तो एक ही कानून है, मगर इंप्लीमेंटेशन के लिए 3 कानून है। भतीजे के लिए अलग है, अपनी वोट बैंक के लिए, वोट बैंक से आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, और बंगाल की जनता के लिए एक अलग कानून है। इस प्रकार का शासन शायद ही हमने देखा है। अभी अभी मैंने देखा ममता दीदी गड्ढे भरने का वादा कर रही है। मेरा उनसे विनम्र सलाह है, मैं आयु में छोटा हूं, मगर राजनीति बहुत देखी है मैंने।
पूरा देश घुमा हूं कि दीदी अब गड्ढे भरने से कुछ नहीं होगा, जनता के भरोसे में बड़ा गड्ढा भर गया है, वो 6 माह में कभी भरा नहीं जा सकता। तो अब आप निरर्थक प्रयास रहने दीजिए। महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। मैं अभी आया तो उन्होंने कोई और राज्यों के बलात्कार के उदाहरण देकर सोशल मीडिया में कुछ सवाल खड़े किए। मैं आज ममता दीदी को शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आपके राज्य के बंगाल के गुनाह के आंकड़े, क्राइम का रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा है? क्या छिपाना है आपको और क्यों छिपाना है? देश की जनता, दुनिया और बंगाल की जनता जानना चाहती है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। क्यों आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सब राज्य अपने आंकड़े भेजते हैं? भेजना नहीं चाहती हूं। मेरे पास 2018 के आंकड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं देश का गृह मंत्री हूं, मुझे पूछते हैं कि भाजपा शासित राज्य में क्या है। इसका जवाब वो राज्य में जाकर हम देंगे, और अगर किसी को चर्चा करनी है तो वो राज्य में हमारे आने के पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े ही लेकर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आ जाए और ममता दी उनके आने के पहले के और अभी के आंकड़े लेकर बंगाल के आ जाए। हम चर्चा करने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, 2018 के ही है, बाद में देते नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में तीसरे नंबर पर बंगाल रहा। बलात्कार के प्रयास के मामले में देश में नंबर 1 रहा। एसिड अटैक के मामले में देश में नंबर 1 रहा। महिलाओं के गायब होने में देश में दूसरे नंबर पर रहा। गायब महिलाओं को न ढूंढ पाने के मामले में देश में नंबर 1 रहे। और 2018 में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको सजा कराने का जो दर था वो बंगाल में 5.3% था, जबकि देश में 23% है। क्या ममता दीदी आप जवाब देगी? आप स्वयं एक महिला हो। बंगाल की जनता, बंगाल की महिला क्यों असुरक्षित है? मुझे लगता है मुझे सवाल पूछने की जगह आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आज शायद बंगाल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में देश में सबसे ऊपर है। विगत 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूं कि आप इस पर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहेगी क्या? स्थिति को स्पष्ट करना चाहेगी क्या? कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, कितने लोगों की हत्या हुई? एफआईआर रजिस्टर होने के बाद कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? कितने लोगों को चालान करे गए और कितने लोगों को सजा करा पाए? आपको आश्चर्य होगा, अधिकांश केसों के अंदर अरेस्ट ही नहीं हुई, चार्जशीट ही नहीं हुई। इस प्रकार का शासन बंगाल का भला नहीं कर सकता। घुसपैठ बेरोक टोक चल रही है। जिस देश की, जिस राज्य की सीमाएं सुरक्षित न हो, वो राज्य में विकास कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मेरे पास पूरा सूची है, मगर मैं इसमें समय ज्यादा देना नहीं चाहता। मेरी पार्टी की ओर से सूची आपको प्रेस नोट के साथ एनक्लोज कर दे दी जाएगी। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल में एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी के विकास के प्रयासों को बंगाल की जनता तक पहुंचाए, क्योंकि 80 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में सबसे पुअर है, सबसे खराब है तो बंगाल में है। मैं 2 ही योजनाओं का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार दे रही है। और अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपने ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत करा दिए है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के एक भी व्यक्ति इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाई। किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में
सीधा 6,000 रुपया, कोई बीच में कैडर नहीं है, कोई टोलबाजी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया मोदी जी भेजते हैं, मगर यहां से किसानों की सूची और बैंक अकाउंट नहीं देते हैं। अब तक 95,000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है? क्यों उसको ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है? क्यों बंगाल के गरीब को ये 5 लाख तक की सुविधा नहीं मिलती है? ऐसी ढेर सारी योजना है और हर महीने एक पत्र लिखती है कि ये पैसा हमें दे दो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसके रूल्स बने हैं देश भर में। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि साहब ये क्यों मांग रही है, आपको मालूम है? मैं नहीं मांगता, मैं नहीं समझता क्यों मांग रही है। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की सूचिता नहीं रहती। ये पैसा कैडर की भेंट चढ़ जाएगा अगर उनके हाथ में गया तो। मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम पर रखना और अपनी योजना कर प्रचारित करना, इससे बंगाल का भला नहीं होगा। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। मैं फिर ममता सरकार पर गंभीर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं, ये भी बताते हुए प्रेस वार्ता करते हुए बंगाल में शाह की हुंकार। क्या बीजेपी की अब वहां बनेगी सरकारी?